किसी समाज में कल्चर एक होती है या बहुत सारी सब कल्चर्स होती है? बहुत सारी सब कल्चर्स होती है। जैसे आपकी राय में हम सब एक कल्चर के लोग हैं या हम में कल्चरल डिफरेंसेस ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक डिफरेंसेस हैं। हालांकि बहुत मामलों में हमारी कल्चर सेम भी है, कई मामलों में अलग भी कल्चर है। और इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कहते हैं कि एक देश की कल्चर, तो दरअसल हम कहना चाह रहे हैं कि उस देश में बहुत सारी कल्चर्स हैं जो एक दूसरे को काटती भी हैं। कोई बड़ी बात नहीं, कौन सी कल्चर कहां से कैसी आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारी कल्चर्स एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। आजकल कंसेप्ट ये चलता है सब कल्चर्स, किसी एक समाज में कई उप संस्कृतियां एक साथ काम करती हैं। अब आप कहें भारतीय संस्कृति, तो केरल के लोग गाय का मांस भी खा लेते हैं, नागालैंड के लोग गाय का मांस खा लेते हैं, उत्तर भारत के लोग ये सुनते ही वॉमिटिंग करने लग जाते हैं या उनको खून खोलने लग जाता है कि ये क्या बात हुई, एक संस्कृति कैसे हुई। मुसलमान लोग अपनी सगी बहन छोड़ के बाकी कजन से शादी कर सकते हैं। हिंदुओं में खा पंचायत बैठ जाती है कि तुम गोत्र जोड़ के शादी कर ली, अलग तेवर है। एक ही जिले में एक ही गांव में साथ साथ रहते हैं और उसी में मुस्लिम परिवार में खुशी से बता रहे हैं कि मेरी शादी अंकल जरूर आना, किससे है? मेरी बहन से है। और लाहौल बिला कुवत, क्या बोल रहे हैं, कैसी बात बोल रहे हैं, मेरी बहन से शादी है। और उसके घर में पता लगा कि एक गोत्र के लोग हैं, इसने गर्दन काट दी। और गोत्र का मतलब मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन मानते हैं कि जिनकी गाय वैदिक काल में 60 बंधी थी। वैदिक काल में जिनकी गाय एक साथ बंधी वो एक गोत्र है। तो तेरी मेरी शादी क्यों नहीं हो पाई? कि गाय साथ बंधी थी। कब? 4000 साल पहले गाय साथ बंधी थी, इस वजह से शादी नहीं हो पाएगी। और पड़ोस में मोहम्मद साहब रहते हैं, वो मेरी बहन से शादी करके आ गए। फिर आप कह रहे हैं कल्चर एक ही है। कैसी ये कल्चर है, समझ में नहीं आ रहा है। दोनों की भाषा एकदम एक है और इसलिए सब कल्चर आपस में काटती एक दूसरे को क्रॉस करती है। अब सवाल है कि जब किसी कंपनी की कल्चर बनेगी, उस कंपनी की कल्चर को आप कौन सी कल्चर के प्रभाव के रूप में देखेंगे? और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, किसी कंपनी में, मान लो ये कंपनी है, उस कंपनी में टॉप लेवल पर जो लोग काम करते हैं वो जिन सब कल्चर से आते हैं, अगर सब लोग एक जैसी बैकग्राउंड के होंगे तो उनमें नवाचार की संभावना सबसे कम हो जाएगी। डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड के लोगों में किसी भी समस्या को देखने के नए तरीके आ ही जाएंगे। जैसे इकोनॉमिक्स को लेकर बहुत बेसिक समझ क्या बनती है, मैंने कहानी सुनी थी, सच है कि झूठ मुझे नहीं पता, हमें सुनाई गई बचपन में। कहा गया कि दो तरह के सिस्टम से, पर्सनल, इंडिविजुअल, फैमिली इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। पहली समझ ये कहती है कि उतना ही खर्च करो जितनी कमाई है। आपने सुना है वो चादर है ना, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। अपनी चादर देख लो भाई, उतने ही पैर फैलाओ जितनी चादर है। तो हमें बचपन में बताया गया कि ये हिंदुओं की सोच है और इसलिए हिंदू लोग इकोनॉमिक्स से बहुत आगे नहीं बढ़ पाए। आपने कंसेप्ट सुना, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, एक कंसेप्ट चलता था, नहीं सुना? बहुत प्रसिद्ध इकोनॉमिक कंसेप्ट है कि हिंदू जीवन पद्धति में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट मैक्सिमम मेरे ख्याल से 2.2% जीडीपी ग्रोथ बताई गई थी कि इसके ऊपर नहीं जा पाएगी। तो खूब पॉपुलर कंसेप्ट था जो बाद में खारिज किया गया। और हमें बताया गया कि जो बाकी धर्म है, हमें इस्लाम के नाम से बताया गया, उनका कंसेप्ट ये है कि पहले पैर फैलाओ फिर चादर लंबी करनी ही पड़ेगी। मुझे नहीं पता कि इस्लाम में ऐसा मानते हैं नहीं, पर हमने बचपन में ऐसी कहानियां सुनी। और हर धर्म के लोग दूसरे धर्मों के बारे में ऐसी कई झूठी कहानियां सुनते हैं जो सच में नहीं होती हैं, लेकिन सुना देते हैं लोग, क्योंकि उनको पता है कि ये सब पता तो कर नहीं पाएगा, तो कुछ ही बोल दो। लेकिन एक कंसेप्ट समझा दिया कि भैया अगर आगे बढ़ना है ना, पहले खर्चे बढ़ाओ। जब खर्चा बढ़ जाएगा ना तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, कमाना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं। और जब कमाना ही पड़ेगा तो कमा ही लोगे। और जब तक इस अप्रोच पे हो कि जितना है उतना में काम चलाना, तब तक आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकती, प्रगति नहीं हो सकती। फिर तो आप बस मैनेज करोगे खींचतान करके। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेकंड अप्रोच को जीवन में उतार लें अपने, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये विचार वही दे पाएगा जो आपकी जैसा ना सोचता हो। और यदि किसी कंपनी में सारे एक जैसा सोचने वाले हो गए तो उस कंपनी में कुछ नवाचार नहीं होगा। और जीएस मिल वाली बात ध्यान रखिए हमेशा,
कि अगर एक भी नया विचार आया, और हो सकता है कि वही वो विचार हो जो आपकी जिंदगी बदल सकता हो, वो विचार आने की संभावना हमेशा तब बढ़ेगी जब आपके यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के लोग काम। अच्छा, आईएएस की नौकरी सबसे अच्छी क्यों मानी जाती है भारत में? उसकी दो वजह हैं। एक तो वो वजह है, आईएएस से नीचे समझौता मत करना, क्योंकि परलोक में तो ईश्वर है। यह लोक में जो ईश्वर का प्रतिरूप है ना, उसी का नाम आईएएस है। इतनी ताकत है। इन ताकत से ज्यादा सुंदर उसमें क्या है? डाइवर्सिटी। वो किसी और नौकरी में नहीं है। आप आईएएस बनोगे ना, बचपन से बुढ़ापे तक सबका टैक्स ही काउंट करते रहोगे, बस फाइल थोड़ी मोटी होती जाएगी। पहले एक आदमी की फाइल आएगी जो 50,000 का 12 साल का, उसी में आप लगे होंगे किस कैसे फंसाऊं। बढ़ते बढ़ते अंत में 50,000 करोड़ की फाइल आ जाएगी कि ये किसकी? मुकेश अंबानी की फाइल आपके पास है, क्योंकि अब चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हो गए। अंतर इतना ही है कि आपके पास जिसकी फाइल है उसका लेवल क्या है। और आईआरएस में आपको ज्वाइन करने से रिटायर होने तक फाइल ही चेक करनी है। आईएएस आईएएस है। ये वाक्य ध्यान रखना हमेशा, नौकरी केवल एक है, आईएएस। बाकी बाकी नौकरियां हैं। अलंकार है, अलंकार। नौकरी केवल एक है, आईएएस। बाकी तो नौकरियां हैं। उनमें आप जिंदगी भर ही काम करेंगे। पुलिस में डंडा लेके घूम रहे जिंदगी भर, आईएएस में तो पता है। अभी आप होम सेक्रेटरी बन गए, सारे पुलिस वाले आपके अधीन हो गए। फिर आप रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी बन गए, पूरा गांव, पूरे देश के गांव के विकास की भूमिका आप निभा रहे हैं। जल संसाधन मंत्रालय में चले गए, पूरे देश का पानी आपका हो गया, तो सारी पानी की समस्या आप ठीक कर रहे हैं। इतनी डाइवर्सिटी कहाँ किसी को मिलती है? वो फायदा है। चल